ये तो दो ही है क्या बस इसमें? अच्छा ये बताओ, पोस्टमैन में अब तो बेसिक बातें समझ ही गए हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक वर्क स्पेस होता है, नया बनाते हो, उसके अंदर क्या होते हैं, कलेक्शंस होते हैं। कलेक्शंस के अंदर ढेर सारी क्या होती हैं, मेरी रिक्वेस्ट होती हैं, है ना। उन रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट का मेथड होता है, रिक्वेस्ट का क्या होता है, यूआरएल होता है। यूआरएल के बारे में बता दिया गया कि भाई जो यूआरएल भी है ये भी, इसमें भी कई पार्ट होते हैं, जैसे बेस यूआरएल है ना, बेस यूआरएल या डोमेन नेम है, और प्लस इसके बाद क्या है, एंड पॉइंट है, और इसके बाद लास्ट में क्या है, क्वेरी पैरामीटर है जो क्वेश्चन मार्क के बाद होता है। और एंड पॉइंट के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या हो सकती हैं, बार बार चेंज हो सकती हैं, तो उनको हम लोग अक्सर बोलते हैं क्या, पाथ पैरामीटर। ये बेसिक बातें देखी थी। और जो ये परम्स दिख रहा है, ये परम्स में भी वही पैरामीटर हैं जो क्वेरी पैरामीटर में होते हैं। अगर हम यहाँ जाएं और एक क्वेरी पैरामीटर, इस तरह से क्वेरी पैरामीटर जनरली होते हैं, एक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, है ना, और इसके बाद फिर कुछ ऐसा होगा जैसे x इक्वस टू क्या, y, एंड m इक्वस टू क्या मान लो, n, ऐसे। तो अगर ये कर दोगे तो वही यहाँ देखो आ जाएगा, ये की हो गई, और ये क्या, पैरामीटर की वैल्यू। या तो यहाँ डालोगे वहाँ दिखाई देगा, वहाँ डालोगे यहाँ दिखाई देगा। परम्स का मतलब जान लेना क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर। दूसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, जैसे होता है ना यार, कहीं भी तुम जाओ, पहले जैसे एग्जाम देने जाते हो, तुम्हारा प्रवेश पत्र चेक करता है ना, वो क्या करता है, तुम्हें ऑथेंटिकेट करता है। तुम्हें क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है कि तुम सही इंसान हो या नहीं, जो काम करने के लिए आए हो। दूसरा कोई जाएगा, देखेगा, वहाँ पे सामने देखेगा, बंदा मैच नहीं करेगा, तो एथराइज करेगा। ध्यान, दो वर्ड चलते हैं, ऑथेंटिकेशन प्लस एथराइजेशन, दो वर्ड होते हैं, ऑथेंटिकेशन और एथराइजेशन, और दोनों में AUTH स्टार्टिंग में आता है। लेकिन याद रखना, पहले ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद एथराइजेशन होता है। अगर ऐसा होता है कि हम तुमको पहले एग्जाम में जाके बैठने दें और बाद में तुम्हारा आके हम देखें, तो भाई ये गलत हो गया ना। पहले ऑथेंटिकेट करोगे, फिर क्या करोगे, एथराइज करोगे। सेम वही यहाँ है। अच्छा, APIs भी ऐसी होती हैं, कुछ APIs ऐसी होती हैं जो ऑथेंटिकेशन और एथराइजेशन से परे होती हैं, जिनके लिए सेलेक्ट किया जाता है क्या, नो ऑथ। जैसे भारत सरकार है, मौसम विभाग है, मौसम की API देता है, मौसम हर जगह दिखता है ना, इस मोबाइल में भी, उस मोबाइल में भी, इस ऐप में भी, उस ऐप में भी, जगह जगह टाइम देखते हो ना। अब हो सकता है कि मौसम विभाग की इंफॉर्मेशन दे रहा है इंडियन गवर्नमेंट, मौसम विभाग, और वो कह रहा है भैया ये क्या है, पब्लिक API है और कोई अथराइजेशन नहीं है, जो चाहे इसको हिट करके इंफॉर्मेशन। तुम देखे होगे ना, ये छोटी सी बात, कोई भी मोबाइल खोलो, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे iOS हो, है ना, एंड्रॉयड, फिर इसके बाद दुनिया भर के और दूसरे ऐप्स में भी जाओ, बहुत जगह जगह तुम्हें टेम्परेचर और मौसम का हाल दिखता है। अरे कोई मोबाइल वाला सैटेलाइट छोड़ा है जो मौसम के बारे में जान रहा है, मौसम विभाग कर रहा है इंडिया का ना, वो सारा डेटा इकट्ठा कर रहा है ना। डेटा इकट्ठा करने के बाद मौसम विभाग जहाँ पे भी अपने सर्वर पे रख रहा है, उसके लिए API बना दिया है कि भैया API कॉल करो और क्या करो, यूज़ करो। मेरी मोबाइल वाला भी क्या कर रहा है, उसी API को कॉल कर रहा है मौसम विभाग वाले को। वो हो सकता है उसमें कोई ऑथेंटिकेशन ना हो, जैसे तुम्हें कोई चीज़ चाह रहे हो कि भैया ये है ले जाओ, ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए क्या है, पब्लिक है, तो नो ऑथ भी होता है। ये हम लोग जिनके लिए काम करते हैं वो पब्लिक नहीं होती, वो तो उनके एप्लीकेशन के लिए है ना। तो इसीलिए हमेशा कोई न कोई ऑथ बड़ी इंपॉर्टेंट टैग है। ऑथ के अंदर क्या होगा,
और याद रखना इस ये जो टैब है इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट की टैब। ये कौन सी टैब है? रिक्वेस्ट की। ये किसके परम्स हैं? पैरामीटर्स है, क्वेरी पैरामीटर रिक्वेस्ट के। ये किसका ऑथराइजेशन है? रिक्वेस्ट का, जो तुम भेजने वाले हो, गेट पुट पोस्ट जो भी हो। अब यहाँ पे हो सकता है क्या? नो, देखो एक है इनहेरिट आथ फ्रॉम पेरेंट। हो सकता है हम ऊपर के लेवल पे इंफॉर्मेशन दे दें ऑथेंटिकेशन की, और उसको फिर सारी रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या कर लें? यूज कर लें। तो हमको हर जगह करने की जरूरत नहीं है। या चाहे तो हम क्या कर सकते हैं अंदर से। अब जैसे एक नो आथ है, एक क्या है? बेसिक आथ है। एक क्या है? बेसिक ऑथ है। तो बेसिक ऑथ अगर है मेरे पास तो बेसिक ऑथ हम यूज करेंगे। बेसिक ऑथ में हमको भेजना पड़ता है क्या? यूजर नेम और पासवर्ड। इसको बोलते हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन, जो सबसे बेसिक है। इसके बाद एक और क्या दिख रहा है? बेयरर टोकन। बेयरर टोकन ये हमें मिलता है। ये हमें मिलता है, हमें कहीं से मिलेगा। कहीं हमें कोई देगा, मेरा क्लाइंट होगा, कहेगा जो हमको एप्लीकेशन दिखा रहा होगा, फलाने साइट पे जाओ, वहाँ जाके देखना, वहाँ टोकन मिलेगा। तो हो सकता है हम बेयरर टोकन सेलेक्ट करें, तो जो टोकन हमको मिला है वो टोकन यहाँ क्या करें? डाल दें। तो ये है अलग अलग तरह के ऑथेंटिकेशन के क्या है मैकेनिज्म। एक नो आथ याद रखना, एक बेसिक आथ याद रखना। अच्छा, इसी में दिख रहे हैं और दो लोग, ओ आथ 1.0, ओ आथ 2.0। तुमको तो पता है ना, जहाँ 1.0, 1.11 ये वर्जन की बात करते हैं। ये 1.0 वर्जन था, ये 2.0। हम लोग जीरो ही नहीं, बहुत बार ये भी पढ़ते हैं ओ। 1.0 बोले तो समझ जाना 1 पॉइंट क्या बोल रहे हैं? 0। ये पढ़ते हैं लोग 1.0 और क्या 2.0। अब भाई ये ओ आथ क्या है? सवाल ये उठता है। हेलो, हाँ हाँ यार पंकज, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? ओ आथ 1.0, ओ आथ 2.0 ये भी है वही ऑथेंटिकेशन के लिए। ये लोग ज़्यादा सिक्योर है, 1.2 और 2.0। अरे यार ये बताओ, जो चीज़ ज़्यादा सिक्योर रहेगी क्या होगा? वो ज़्यादा ना ज़्यादा ताले लगे होंगे, ज़्यादा जगह मांगेंगे, कहेंगे भैया यहाँ पे भी जाके दिखाओ, वहाँ ये आधार कार्ड दिखाओ, वहाँ ताला दिखाओ, वहाँ चाबी दिखाओ, तब जाओगे अंदर। वही है, सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा दे। तो आथ 2.0 भी ऐसा ही था। देखो ये जानते हो, इसको सिलेक्ट करोगे तो ये कई चीज़ मांगेगा। कई बार ये क्या मांगेगा जानते हो? वैसे जनरली अक्सर कई बार यूज़र नेम, पासवर्ड, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट की, ग्रांट टाइप, सिक्योरिटी टोकन। ये 5-6 चीज़ इसको दोगे तब तुमको एकदम नाप तोल लेगा, तब तुमको देगा एक एक्सेस टोकन। अब वो एक्सेस टोकन ले जाके तुम आगे चीज़ों को क्या करोगे? यूज़ करोगे। ये क्या है? ज़्यादा सिक्योर है भाई। ये एक चीज़ नहीं, इनके यहाँ अंदर जैसे एक बेसिक ऑथेंटिकेशन है, कहता भैया यूज़र नेम पासवर्ड लो, दिखाओ, अंदर जाओ। एक कहता है ना भाई पहले 5 चीज़ दिखाओ, तुम्हारी 5 चीज़ सही है तो जाओ उस काउंटर पे, तो तुमको 5 चीज़ सही है तो वहाँ से ये मिलेगा, उसको लेके तब अंदर जाओ। तो ज़्यादा सिक्योरिटी हो गई कि नहीं हो गई? यही होता है ना। तो ऐसे ये भी ऐसे। तो सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ है। 3 नाम हमको शुरू में याद रखने हैं। 3 नाम हमें शुरू में क्या करने हैं? याद रखने हैं। क्या क्या याद रखोगे? एक तो नो आथ है, एक बेसिक आथ है, और एक ओ आथ 2.0। पूछेगा क्या करते हो, कुछ बात ज़्यादा नहीं बोलना, बस 6 नाम याद रख लेना। इतना हो पाए तो बस हो गया सब। क्या? यूज़र नेम, क्या? पासवर्ड, सिक्योरिटी टोकन, क्लाइंट
आईडी, सेक्रेट की, और एक चीज और, ग्रांट टाइप। ये 6 चीज, अरे अब हम पैदा थोड़ी नहीं करेंगे, 6 चीज हमको मिलेंगी, हमें मेरी एप्लीकेशन में ये 6 चीज हमें दी जाएगी। ये 6 चीज का इस्तेमाल करके हम भेजेंगे क्या, पोस्ट रिक्वेस्ट, हैं, यूज above 6 values and send a post request। और फिर आएगा क्या, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आएगा क्या, एक्सेस टोकन। और फिर यही एक्सेस टोकन हम हर रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये OAuth 2.0 है। बस इतना ही है। और अभी हमारा वाला क्या है, बेसिक ऑथ है, तो भैया ज़्यादा कुछ नहीं करते, यूज़र नेम भेजते हैं और क्या भेजते हैं, पासवर्ड। ठीक है। हेलो, हाँ, क्लियर है ये क्या है, यूज़र नेम और क्या है, पासवर्ड। अच्छा देखो, अब एक कंसेप्ट तो तुम लोग सभी जानते हो, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है वेरिएबल्स का। एक ही वैल्यू को बार बार यूज़ करना होता है, तो समझदार आदमी बार बार वैल्यू नहीं लिखता, उन वैल्यूज़ को डालता है कहाँ, वेरिएबल्स में, और उनको जगह जगह क्या करता है, यूज़ करता है। इसके लिए तुम्हारे ये पोस्टमैन ने भी 4 तरह के वेरिएबल दे रखे हैं। कहा भाई मन करे ग्लोबल बना लो, मन करे इन्वायरमेंट बना लो, और मन करे क्या बना लो, कलेक्शन बना लो, और मन करे लोकल बना लो। तो 4 तरह के वेरिएबल इसने भी दे रखे। इनको तुम आराम से वैसे देखो, और बस यही एक है, वेरिएबल जहाँ बनाना है बना लेना। पोस्टमैन कहता है जो वेरिएबल यूज़ करोगे, तो कैसे समझेगा कि डिव वेरिएबल है नहीं है और बेस यूआरएल वेरिएबल है। इसीलिए तो कहता है 2 ब्रैकेट लगा दो, बस पहचानने के लिए, बस पहचानने के लिए। वो जान रहा है किसी के यूआरएल में या कहीं डबल 2 बार। अच्छा देखो, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू नहीं कहा, 2 कहा कि ऐसा होने का चांस कम है कि किसी और से ये चीज क्या हो जाए, भिड़ जाए, या जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। ऐसे अच्छा कर देता कि नहीं भैया सीधे लिख देना क्या, बेस यूआरएल। अब बताओ कैसे समझे ये कि भैया बेस यूआरएल वेरिएबल है और डिव वेरिएबल नहीं है। इसीलिए चिन्हने के लिए क्या बना दिया, कहा भैया 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे तब मानेंगे ये क्या है, वेरिएबल। ये आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से किया गया है। ये देखो यहाँ ये यूजर नेम पासवर्ड कहे बार बार क्यों लिखें सब में, तो ये क्या कर लिए, वेरिएबल में यूजर नेम और पासवर्ड रखे और उसको यहाँ पे क्या कर लिए, यूज कर लिए। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन टैब खूब समझ में आती है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या, हेडर्स। देखो कुछ नहीं दिख रहा है, 10 क्या दिख रहे हैं, हिडन, मतलब कुछ बेसिक से हैं जो इसने पहले से बना रखे हैं। उसमें बहुत चीज है, उसे देखते हैं क्या क्या। एथराइजेशन, तो इसने कहा कि भैया एथराइजेशन चलो कुछ है, कैसे कंट्रोल, नो कैसे, पोस्टमैन टोकन, कई चीज़ों में लिखा होगा कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंड। मतलब ये चीज़ अभी हम नहीं बता सकते, जब रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो उस टाइम पे यूज होगा। कंटेंट टाइप, इसका क्या मतलब होता है, हम रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं, हमने लिख दिया कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। कंटेंट लेंथ, जैसे कई जगह ऐसा हो कि भैया इससे ज़्यादा लंबा नहीं भेज सकते, यहाँ क्या है भैया जब भेजा जाएगा तब उस समय देखो कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंड, हिसाब तब लगाया जाएगा जब रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। होस्ट है,
होस्ट का मतलब है, देखो दो होती हैं। जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो किसी के पास भेजोगे ना, सर्वर के पास। तो भैया तुम होते हो, तुम हो क्लाइंट, वो है सर्वर, उसका दूसरा नाम है, तुम हो गेस्ट, और वो है क्या, होस्ट। हम सब लोग क्लाइंट लोग क्या हैं, गेस्ट है ना। उससे अपनी गेस्ट लोग, क्लाइंट लोग रिक्वेस्ट देते हैं, होस्ट क्या देता है, रिस्पॉन्स। तो ये भी कह रहा है जी होस्ट कैलकुलेटेड व्हेन रिक्वेस्ट इज सेंट। अरे वो तो तुम्हारे इसी यूआरएल में ही पता है कि होस्ट कौन है और कौन नहीं है। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट टाइप और ये क्या, एक्सेप्ट। अब जैसे तुमने लिख दिया एक्सेप्ट */*, इसका मतलब जो ये एक्सेप्ट का मतलब है रिस्पॉन्स किस में आएगा। तुम बोल रहे हो रिस्पॉन्स */* लिखने का मतलब रिस्पॉन्स किसी में भी आएगा, मतलब जिसमें वो देना चाहे। वो एक्सएमएल में देना चाहे तो एक्सएमएल में दे दे, जेसन में देना चाहे तो जेसन में दे दे, सीएसवी में देना चाहे तो सीएसवी। लेकिन तुम कह रहे हो सकता है तुम्हारा जो होस्ट है वो 3 फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देता है, और उसने भी अपना क्रम तय कर रखा है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा तो सीधे एक्सएमएल में देंगे, और बोलेगा तो जिसमें बोलेगा उसमें देंगे। तो एक्सेप्ट से जब तुम कुछ नहीं बोलोगे, */* लगा दिए, तुम बोल रहे हो भैया जिसमें देना है दे। हाँ, जो तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारा 3 में से जो फॉर्मेट तुम बाय डिफॉल्ट देते हो उसी में दे देना। लेकिन अगर हम यही लिख देते हो क्या, application/JSON जो वहाँ लिखा है, तो इसका मतलब हुआ भैया हमको जेसन में ही रिस्पॉन्स देना। लेकिन उसकी शर्त ये भी है, अब ऐसा ही ना हो जो एपीआई है वो कहती है हम जेसन में तो रिस्पॉन्स देते ही नहीं, और तुम कह रहे नहीं हमको एक्सेप्ट जेसन में दे, तो भैया तो थोड़ी बात बनेगी। आई बात समझ में इसका। ये तुम्हारे पास एक चॉइस है कि एक्सेप्ट में बता सकते हो कि किसमें रिस्पॉन्स चाहिए। अगर वो 2-3 में देता होगा तुमको लगता, और बाय डिफॉल्ट किसी में देता होगा, तुमको चाहिए नहीं भैया, जैसे तुम्हें लगता नहीं भैया हमको एक्सएमएल में चाहिए, तुम्हें लगता है तुम्हें किसमें चाहिए, एक्सएमएल में चाहिए, बाय डिफॉल्ट वो किसमें देता है, जेसन में। */* दोगे तो जेसन में ही देगा, लेकिन एक्सएमएल लिख दोगे तो किसमें देगा, एक्सएमएल में देगा। वेरिएबल अगर हम वेरिएबल में सर एक्सेप्ट और एप्लीकेशन जेसन सेट कर दें तो सर हमें जेसन में देगा। वेरिएबल में सेट कर दे मतलब सर वो वहाँ आईडी और पासवर्ड हम सेट कर दिए, हाँ, तो अगर हम ये वाला कर दें एक्सेप्ट, और ये दो एक्सेप्ट जो है ये की है, ये तो की है, इसकी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो ना, कि एप्लीकेशन जेसन लिखनी है कि क्या लिखनी है, एप्लीकेशन एक्सएमएल लिखनी है या */* लिखना है। अब तुम कह रहे हो */* हम वेरिएबल में रख दें और फिर यहाँ वेरिएबल यूज करें, तो बिल्कुल काम करें। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, कोई वैल्यू रख दो, जहाँ उस वैल्यू को चाहिए तुम हर जगह उस वेरिएबल को क्या करो, यूज करो, तुम्हारे ऊपर। ठीक है। एक्सेप्ट क्या है, इनकोडिंग है, जाने दो, और क्या है, कनेक्शन है, कीप एलाई, मतलब ये रिक्वेस्ट करके रिस्पॉन्स आ जा रहा है, कनेक्शन जो है क्या रहे, बना रहे। चलो ये बेसिक बात है। मेन 2 हैं, कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट। ठीक, ये हेडर्स हो गई 3 चीजें। चौथी तुमको पता है जी, बॉडी, कि भैया हम जब पोस्ट भेजेंगे, पुट भेजेंगे, तो हमको क्या चाहिए, पैच भेजेंगे तो क्या चाहिए होगी, बॉडी चाहिए होगी। डेटा भेजना, हमें अपनी तरफ से डेटा भेजना है, तो इसके लिए दी गई है बॉडी। तुमको पता है बॉडी किसी में भेज सकते हो, जेसन में, और जेसन पढ़ना बताया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है क्या, ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्या, एरे, और फिर डबल कोट्स कोलन बराबर, ये क्या होगी, वैल्यू, की वैल्यू। देखो जेसन में कुछ नहीं होगा सिवाय की के, क्या होंगी, की होंगी। अब की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, की वैल्यू नंबर भी हो सकती है, की वैल्यू ट्रू और फॉल्स मतलब बूलियन भी हो सकती है, की वैल्यू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, और की वैल्यू एरे भी हो सकती है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट के अंदर की हो सकती है, की के 2 की के पास वैल्यू हो सकती है, तीसरी की के पास फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन जो बना होगा पढ़ने में आएगा, ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से देखोगे तो समझ में आएगा। जहां भी होगा की होगा। देखो यहाँ की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, इस की वैल्यू स्ट्रिंग है, इस की वैल्यू
एरे। एरे के अंदर 2 स्ट्रिंग है। इस की वैल्यू देखो, स्क्वायर ब्रैकेट है एरे, इसके अंदर फिर करली ब्रेसेस है, मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर फिर क्या है, की है, और वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। ऐसे ही है ना, नल भी वैल्यू ही है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, टाइप बराबर अगर नल हो, हाँ तो नल उसकी तो की है ही, और वैल्यू क्या है, नल है। लेकिन ये नल की नहीं होगी, वैल्यू नल होगी, लेकिन की हमेशा कोई होगी। नल का मतलब होता है इनवैलिड वैल्यू। इनवैलिड की बना के क्या मिलेगा बताओ। अब इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसमें कह रहे हो, हाँ हाँ, अच्छा इसकी बात है। हाँ, जैसे नन है, कोई फॉर्मेट नहीं है, वो कह रहा है जो भी डेटा भेजना है भेजो, हम रिक्वेस्ट में ले लेंगे। हो सकता है सर्वर पे लिखा हो, हमको जेसन फेसन नहीं है, सीधे डेटा भेजना, हम उठा लेंगे अपने हिसाब से, देख लेंगे। ये तो डिपेंड करता है ना, एपीआई बनाने वाले ने एपीआई बनाई कैसे। एक है, तुम लोग देखे हो www फॉर्म URL इनकोडेड। हाँ, जब तुम्हें कुछ फॉर्म वार्म जैसा चाहिए होता है की और वैल्यू में, तब देते हो। वैसे देखो, डेटा हमेशा की और वैल्यू में ही होता है। जेसन में भी की वैल्यू होती है। जब ये होता है www फॉर्म, या जो फॉर्म डेटा होता है, इसमें भी क्या होता है, की और वैल्यू ही होता है। और देख लो, जब ये होता है URL इनकोडेड, फॉर्म URL इनकोडेड, तब भी क्या होता है, की और वैल्यू ही होता है। होता है तो सब में क्या है। अब लेकिन ये बाइनरी में नहीं होगा। और नन है, ये है भाई क्वेरी। देखो हम लोग भी यूज नहीं किए, क्या है इसमें देखते हैं, कुछ है भी नहीं। देखो हर चीज सब जगह यूज भी नहीं हो, ठीक है। देखो कुछ एरर दे रहा है, कुड नॉट ऑटो फिच। हो सकता है इसमें होना चाहिए उसके लिए कुछ, तब ये काम करता हो, ठीक है। जो भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये है कि भाई आपकी बॉडी कैसी होगी। 3 मेनली यूज होंगी, एक तो फॉर्म डेटा और URL इनकोडेड, ये याद रखना। और तीसरा क्या, रॉ। और रॉ में फिर जेसन, HTML, XML, जावास्क्रिप्ट, टेक्स्ट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। ये तो हो गई बात किसकी, बॉडी की। अच्छा एक बात और देख लो भाई, ये तो रिक्वेस्ट वाली सारा सीन है। इसके बाद अगर हम सेंड करें तो क्या आएगा, अरे गलत सही जो होगा क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा ना तो एरर मारेगा। तो भाई देखो नीचे भी आ रही हैं टैब्स, आ रही है कि नहीं। जैसे ये क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में आथ नहीं होगा, रिस्पॉन्स में परम्स नहीं होगा, रिस्पॉन्स में, लेकिन हाँ रिस्पॉन्स में हेडर होगा, ठीक है। देख रहे हैं हेडर्स है कि नहीं है। एक मिनट इसको थोड़ा ऐसे करते हैं तो शायद ये देखो, रिस्पॉन्स में क्या होगी, बॉडी होगी। भाई रिस्पॉन्स में बॉडी ही आती है ना यार, डेटा आता है तो बॉडी में आता है कि नहीं आता, गेट हो चाहे पोस्ट हो, बॉडी तो हमेशा आती है ना। फिर क्या, कुकीज़। चलो कुकीज़ के बारे में बताएंगे। कुकीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो सर्वर क्लाइंट के पास फेंक छोड़ देता है, जिससे जब क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट भेजे तो सर्वर ये पहचान सके ये तो वही आदमी था। ऐसे तो हजारों लाखों लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर सबको रिस्पॉन्स कर रहा है, कुछ याद थोड़ी ना है। लेकिन कई बार क्लाइंट सर्वर चाहता है हम याद रखें कि ये क्या मांग रहे थे, अगली बार उनको उसी हिसाब से चीज़ दें। तो उस कंडीशन में क्या करता है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर रिस्पॉन्स के साथ साथ उनके सिस्टम पे कुकीज़ भी छोड़ देता है। और जब अगली बार वो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस कुकीज़ से सर्वर को पता चल जाता है, अरे ये वही आदमी है जो जूता बहुत ढूंढ रहा था, इसको सारे ऐड जूते वाले दिखाओ को।
हैं, ये कुकीज़ का एक कंसेप्ट है, तो ये चलो कुकीज़ है। फिर क्या, हेडर्स है, ये बताता है रिस्पांस का हेडर क्या है। भाई कंटेंट टाइप, तो भैया किस में दिया, उसने एप्लीकेशन जेसन में दिया। ये देखो, ये रिस्पांस का कंटेंट टाइप है, रिक्वेस्ट का नहीं, किसका, रिस्पांस का। क्योंकि रिस्पांस अगर एक्सएमएल में दे रहा होता तो कंटेंट टाइप क्या लिखा होता है, एक्सएमएल सर्वर और ये कंटेंट लेंथ, भाई जितना कंटेंट उसने भेजा उसकी लेंथ क्या है, पर कौन सी डेट है, ये सब किस में आया, ये रिस्पांस हेडर है। देखो दो चीजें हैं, रिक्वेस्ट हेडर, रिस्पांस हेडर, अंतर समझना। और इधर क्या है भाई, टेस्ट रिजल्ट। 200 आ गया, कह रहा देयर आर नो टेस्ट फॉर दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, अब समझ में आई इतनी बात। अब इतना तो बताया ही होगा सतीश ने भी, तब क्या बताया भाई, यही बताया होगा ना। हाँ, तो रिक्वेस्ट बता रहे थे, लेकिन अब चीज़ें समझ में आ रही हैं ना कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ किसको बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ और देखो, अब एक कंसेप्ट स्टार्ट होगा। जैसे देखो, तुमसे हम कहे कि भाई क्या काम करो, चलो ऑटोमेट करो, चलो क्या काम करो, हमें APIs हैं, इनको क्या करना है, ऑटोमेट करना है या इनको टेस्ट करना है। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है क्रिएट की, एक है किसकी, भाई क्रिएट करने की, एक है गेट करके देखने की कि भाई जैसे हम लोग करते हैं ना, कांटेक्ट की आईडी डालते हैं तो कांटेक्ट की इन्फॉर्मेशन आती है कि नहीं आती, वो गेट वाली है ना। एक क्रिएट करने के लिए पोस्ट वाली है, एक अपडेट करने के लिए पुट वाली है, एक उसके करने के लिए क्या है, डिलीट वाली है। 4 API हैं, हमें टेस्ट करनी है ना। अब बताओ, हमें मान लो गेट करके देखना है कि API सही काम कर रही है कि नहीं, तो उसके लिए कांटेक्ट का बना होना जरूरी है कि नहीं। तो हम हो सकता है, अब भाई हमें टेस्ट करना था कि गेट में सही, मतलब अगर हम कांटेक्ट आईडी भेजते हैं तो हम सही इंफॉर्मेशन पाते हैं कि नहीं पाते, ये हम चेक करना चाहते हैं। समझना। तो हमने भाई, हो सकता है सिस्टम नया नया हो, कोई कांटेक्ट ना बना हो, तो कैसे चेक करोगे, पहले बनाओगे नया। तो हमने क्या किया, कांटेक्ट बनाया, और क्या किया, पहले कांटेक्ट बनाया, इसके बाद हमने क्या कर दिया, उसे गेट के कॉल किया, उसकी आईडी लेके गेट कॉल किया, इन्फॉर्मेशन देखी, जो बनाया तो वही इन्फॉर्मेशन आ रही, तो हमने बोला क्या है, सही है। फिर हमें कभी कोई कहे अपडेट करने को, क्या करने को, अपडेट के लिए जो कांटेक्ट होना चाहिए, तो हम फिर से बनाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अब एक चीज ये दिमाग में रखो, हमें काम दिया जाता है कि लो ये 50 काम है, तो पागल नहीं है कि पहला काम उठाए करने लगे। समझदार आदमी पहले 50 काम पे एक निगाह मारता है, समझता है कि अब जैसे तुम ही से कहें, लो भैया दिन भर में 10 डिलीवरी करनी है, तुम कहे पहली दो, हम कहे लो भैया सूर्यामा की, गए भागे तुम सूर्यामा, हैं, फिर आए, तुम कहे भैया दूसरी दो, हम कहे ये तो वहाँ दुर्गागंज की है तुम फिर भागे दुर्गागंज। तुम समझदार आदमी होते तो कहते भैया 20 दिखाओ, पहले एनालाइज करने तो, रूट प्लान करने दो, हैं भाई, एक सूर्यामा का है, एक जंगई का है, एक 52 बिगहवा का है, एक फलनवा का है, हैं, सब जब जगह का है तो हम एक, फिर वहाँ का है तो हम प्लान करेंगे, वो चीज़ वहाँ रास्ते में कंप्लीट करके आएंगे, इधर ये करते चले जाएंगे। होता है कि नहीं होता है। तो पहली बात तो हम लोग हमेशा ये करते हैं, वर्क को पहले एनालिसिस से हमें काम दिया जाएगा, हम पहले दिन से नहीं करने लगेंगे, हम 1 दिन 2 दिन किसके लिए मांगेंगे, एनालिसिस के लिए, उस काम को एनालाइज करेंगे कि कैसे इस काम को बेटर वे में किया जा सकता है। अरे एक बार ऐसे था कि जो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जिनके नाम पे भाई जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, उनसे कहा गया कि भाई एक पेड़ काटना है, अगर तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है तो, या 2 दिन का, या मान लो 20 घंटे का टाइम है, तो क्या काटोगे। तो एक कहा भैया, वो लोग कहे कि हम क्या करेंगे, सीधे काटना शुरू करेंगे। तो लेकिन वो कहा कि नहीं भैया, पहले तो हम 10 घंटा किसमें टाइम लगाएंगे कि इसको काटना कैसे, हाँ किस एंगल से कैसे काटें कि कम नुकसान के अंदर क्या और कैसे टाइम पे हो जाए।
तो वही चीज़ हम लोग के साथ भी है भाई। वर्क को पहले क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जब बेटर एनालिसिस करेंगे तो बेटर प्लान भी कर पाएंगे, कैसे कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो ये चीज़ रहेगी ना। अब सोचो, अब उसमें क्या होगा, सही प्लान तो ये होता, हम देख रहे थे 4 रिक्वेस्ट थी, कॉन्टैक्ट क्रिएट भी करना है, गेट वाला भी चलाना है, पोस्ट वाला भी चलाना है, पुट वाला भी चलाना है, और हाँ डिलीट पैच वाला भी चलाना है, डिलीट 5 चलाने हैं। तो हम ये दिमाग लगाते कि पहले कॉन्टैक्ट वाली चलाते, क्रिएट वो पोस्ट वाली, क्रिएट वाली वो क्रिएट कर देता उसकी। अब लेकिन जब क्रिएट करता तो आईडी हमें पहले थोड़ी पता होती है। जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिस्पांस में क्या आती है, आईडी। हम वही आइडिया ले लेते, उस आईडी का फिर हम इस्तेमाल कर लेते गेट में। तो फिर हम क्या करते, गेट वाली का रिस्पांस देख लेते कि वही डेटा आया कि नहीं आया। जब वो सही मिल जाता तो फिर वही आईडी का इस्तेमाल कर लेते हम किसके लिए, पुट के लिए या पैच के लिए। फिर उसी आईडी का इस्तेमाल कर लेते किसके लिए, डिलीट के लिए। तो हमें चीज़ों को अपने रूट को अपने हिसाब से, अगर हम सोचो ऐसे पागल होते कि पहले हम गेट टेस्ट करेंगे, अरे भाई पहले गेट क्यों टेस्ट करो, पहले क्या है इस तरह से प्लान करो, 4 रिक्वेस्ट चलेंगी और चारों चीज़ क्या हो जाएंगी, टेस्ट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात देखो, टेस्टिंग के लिए नया कॉन्टैक्ट बनेगा और अंतिम में क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सिस्टम में भी फालतू डेटा नहीं रहेगा ना। तो अब लेकिन यहाँ एक चीज़ ये भी है, एक रिक्वेस्ट है मेरी, कौन सी, पोस्ट वाली, वो रिक्वेस्ट भेजती है, उसका क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। और उस रिस्पॉन्स को हमें दूसरी रिक्वेस्ट में क्या करना होता है, यूज। जैसे ये देखो, जैसे क्रिएट है, क्रिएट जो हम चलाएंगे तो जो इसका रिस्पॉन्स आएगा, कहाँ गया, जो इसका क्या आएगा, जो इसका रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स में आईडी आएगी कि नहीं आएगी। और यही आइडिया तो हमको इस्तेमाल करनी है कहाँ, फिर गेट में। मान लो हमें यहीं पे क्या करनी है, वही आईडी यहाँ इस्तेमाल करनी है। क्लियर है। तो मतलब क्या है, एक का रिस्पांस दूसरे के रिक्वेस्ट के यूआरएल में यूज हो रहा है कि नहीं। वो कहाँ है उसका वाला, सतीश वाला, टेस्टिंग कलेक्शन। आ जाओ भाई, अब जरा देखते हैं। ये देखो, क्रिएट कॉन्टैक्ट है भाई, इसने टेस्टिंग यूआरएल, बेस यूआरएल का वेरिएबल का नाम क्या रखा है, टेस्टिंग रखा है। डेव एपीआई कॉन्टैक्ट्स, और भेजता है क्या, ये बॉडी। बॉडी से बनता है क्या भाई, बॉडी से जाती है क्या, रिक्वेस्ट, और फिर ये बॉडी लेके रिक्वेस्ट जा रही है, और फिर आएगा क्या, रिस्पांस। रिस्पांस में आएगी क्या, चलो चलाते हैं क्या। अच्छा, यूजर नेम पासवर्ड नहीं काम करेगा। देखो 401 तभी आता है भाई जब यूजर नेम पासवर्ड क्या होता है, गलत होता है। यहाँ डाल दो बेसिक है। अच्छा, चलो, मतलब तुम्हें पता तो है ना। तो भाई देखो, क्रिएट कॉन्टैक्ट जब चलेगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट के बाद क्या आएगा, रिस्पांस। रिस्पांस यार ये देखो, यहाँ भी ऐसे दिख रहा है ना, इसको ऐसे कर दोगे तो पूरा दिखने लगेगा, नहीं तो ये देखो, ये है ना, बॉडी में रिस्पांस आ रहा है कि नहीं। अक्सर यही क्या आएगा, आईडी आएगी, और वही आईडी गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी के अंदर हमें क्या करनी होगी, माना यूज करनी होगी ना। वही आईडी हमें अपडेट लीड स्कोर बाई आईडी में भी क्या करनी होगी, यूज करनी होगी। हमें किसी कॉन्टैक्ट का लीड स्कोर क्या करना है, अपडेट करना है। लेकिन इसमें भाई ये पुट है, पुट में क्या जाएगी, बॉडी में। वही देखो आईडी की वैल्यू हमें चाहिए, वही वैल्यू चाहिए हमें जो हमने क्रिएट कॉन्टैक्ट में हमको मिली थी। मतलब देख रहे, ध्यान समझ में आ रही बात की नहीं। एक रिक्वेस्ट के रिस्पांस को दूसरे रिक्वेस्ट के यूआरएल में या दूसरे रिक्वेस्ट की बॉडी में हमें क्या करना है, यूज करना। तो बताओ
दूसरी वाली रिक्वेस्ट चलाने से पहले पहली नहीं चलाओगे, चल पाएगी दूसरी अकेले? पहले पहली चलाओगे तब कौन सी चलाओगे? दूसरी चलाओगे ना। तो मतलब दूसरी चलानी है तो पहली भी चलाओगे ना, पहली उसके साथ जोड़ोगे ना। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या? चेनिंग। इसको ही बोलते हैं एपीआई चेनिंग। क्योंकि यहां देखो ऐसा हम चेनिंग ऐसा नहीं शौकिया कर रहे हैं, मेरी मजबूरी है। जब तक वो रिक्वेस्ट चल के, वो पोस्ट रिक्वेस्ट चल के हमको आईडी नहीं देगी तब तक इस रिक्वेस्ट के चलने का कोई सेंस नहीं है ना। तो दोनों एक दूसरे से बधी हुई है कि नहीं है? एक का रिस्पांस दूसरे के रिक्वेस्ट में इस्तेमाल होगा। एक का रिस्पांस एक, अच्छा रिस्पांस में 25 चीज आ रही है, 25 में से वो एक चीज हमें आईडी कहीं आगे यूज करनी है। भाई ये तो सिंपल से जानते हो यार, कोई भी वैल्यू कहीं जनरेट हो, बाहर यूज करना है तो सीधा जानते हो उसको वेरिएबल में रखो, बाहर वेरिएबल के नाम से क्या कर लो? यूज कर। यही करते हो ना। अब देखो तो इसी वजह से एक कंसेप्ट इसके लिए हम लोग यूज कर, अच्छा तो हमें क्या करना है भाई? इसके रिस्पांस को इसके रिक्वेस्ट में यूज करना है। तो भाई हम जब ये क्रिएट कॉन्टैक्ट चलेगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट के बाद रिस्पांस आएगा। चलो ये तो अभी नहीं चल पा रहा है, रीजन क्या है? कहाँ गया? ये वाला है ना। तो यहाँ देखो इसके रिस्पांस को इसके रिक्वेस्ट में मान लो, ये वालों मान लो वही वाला है, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी वाला है, इसके अंदर हमें यूज करना है। तो भैया ये तो आएगा यहीं खत्म हो जाएगा, इसको बाहर यूज करना है यार। अब देखो यही समस्या पैदा होगी। ये तो रिस्पांस आया, ये आईडी की वैल्यू आई, अरे यहाँ थोड़ी घूम के कूद के पहुंच जाएगी। अब इसीलिए सब लोग ध्यान से देखना, एक टैब और होती है स्क्रिप्ट। ध्यान से देखो, ये है काम की चीज। यहां पे दो चीज लिखी है, प्री रिक्वेस्ट और ये पोस्ट रिक्वेस्ट ना, पोस्ट रिस्पांस। अगर यहां कोई कोड लिखा जाए तो वो तब चलेगा रिक्वेस्ट भेजने से। जैसे तुम अभी नहीं रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो सेंड नहीं होगी रिक्वेस्ट, पहले इसके अंदर का कोड चलेगा। कोड चलने के बाद तब रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट जाएगी तो क्या आएगा? रिस्पांस आएगा। रिस्पांस आने के बाद फिर पोस्ट रिस्पांस चलेगा। आई बात समझ में? एक का नाम प्री रिक्वेस्ट है और एक का प्री रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं, पोस्ट रिस्पांस है। एक रिक्वेस्ट जाने से पहले चलेगा और एक रिस्पांस आने के बाद। अभी हम लोग फोकस करते हैं पोस्ट रिस्पांस में, हमारे काम का वही है। ये बताओ, ये क्रिएट कॉन्टैक्ट चला है ना। तो भैया क्रिएट कॉन्टैक्ट चलेगा तो रिस्पांस में क्या आएगा? अब ये जो रिस्पांस आएगा, रिस्पांस के बाद कौन चलेगा? रिस्पांस के बाद चलेगा ये पोस्ट रिस्पांस। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ यार ठीक है, बोलो। अच्छा अभी तो हम, चलो 2 मिनट में मिलते हैं, रुक जाओ। या हाँ ठीक है, बाहर ही रहो। हाँ, पोस्ट रिस्पांस। पोस्ट रिस्पांस कब चलेगा? रिस्पांस आने के बाद। हाँ, रिस्पांस आने से पहले ना भाई। रिस्पांस पोस्ट मतलब बाद होता है, प्री मतलब पहले।
यार रिस्पांस आ क्या आने के पहले चल के ये क्या कर लेंगे यार, जब रिस्पांस आ जाएगा तभी तो आएगी ये आईडी, और यही आगे यूज करना है ना। तो इसके अंदर वो कोड लिखेंगे 2 लाइन का, बड़ा आसान सा कोड होता है, 2 लाइन का कोड लिखेंगे, और ये 2 लाइन का कोड जानते हो क्या करेगा, इस वैल्यू को एक वेरिएबल में रख देगा, और उसी वेरिएबल को हम यहां आगे जाके क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तब बताओ जरा, सोचो कैसे चला। पहले क्रिएट कॉन्टैक्ट चला, इसने रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पांस आया, रिस्पांस आने के बाद क्या चला, इसका स्क्रिप्ट चला, स्क्रिप्ट ने रिस्पांस के आईडी की वैल्यू को वेरिएबल में डाल दिया। अब ये तो मजे से वैल्यू उठा सकते हैं ना, हो गई चेनिंग। एक का रिस्पांस दूसरे के रिक्वेस्ट में इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। अब जरा आते देखते हैं, जरा इसकी आईडी वाईडी भाई चेंज करो जब इसने भेजा है। सतीश वाला देखो क्या किया है इसने, क्रिएट कॉन्टैक्ट है, देख लेना। क्रिएट कॉन्टैक्ट के बाद इसके पास क्या है, स्क्रिप्ट्स है, और स्क्रिप्ट्स के अंदर 2 हिस्से हैं, प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स। देखते हैं पोस्ट रिस्पॉन्स में क्या कोड लिखा है। भले घबराना मत, कोई कोड इसका मुश्किल नहीं होता, पोस्टमैन है। बंद कैसे होगा, ट्राई तो नहीं हो रहा है, अच्छा हो गया। ये देखो पीएम, याद रख, पहली बात तो याद रखना ये कोड जावा का नहीं है, जावास्क्रिप्ट का है। आगे सीखनी है, अभी प्लेराइटर में देखना है, वहाँ जावास्क्रिप्ट ही है। तो देखो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आसान है। ये पीएम का मतलब है पोस्टमैन का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, पोस्टमैन डॉट टेस्ट, स्टेटस कोड इज 200। नाम का ये मान के चलो, जैसे ये नहीं बना रहे हैं, समझो ये लोग मेथड बना रहे हैं, जैसे हम लोग वहाँ मेथड बनाते थे ना, समझो ये भी क्या कर रहे हैं, मेथड या फंक्शन बना रहे हैं, और यहाँ की लिख रहे हैं पीएम पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स करोगे तो क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट टू डॉट हैव डॉट स्टेटस क्या 200। अगर रिस्पॉन्स कुछ और आएगा तो ये फेल हो जाएगा, और रिस्पॉन्स अगर 200 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉपी पेस्ट करना है अभी शुरू में। क्लियर। अच्छा, पीएम ये स्क्रिप्ट कब चल रही है, रिस्पॉन्स आने के बाद ना, पीएम डॉट रिस्पॉन्स। तो पीएम पोस्टमैन के ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। रिस्पॉन्स जेसन में आया ना, तो वो जेसन मिल जाएगा। तुम कहोगे सर जी वेर लिखा है, वेर वेरिएबल यार, ये जावास्क्रिप्ट है, इसमें स्ट्रिंग इंट नहीं लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, सिर्फ वेरिएबल यूज करना हो तो सीधा क्या लिखोगे, वेर। अब इस वेर नाम के वेरिएबल में जेसन डेटा, सारा जेसन आ गया। जेसन देख लो अपनी यार बॉडी की, सॉरी ये तो वो है ना रिस्पॉन्स वाली, देख लो। थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के देखो इसको। एक तो तुम्हारे पास तो अब सब कुछ किया धरा रखा हुआ है तुम लोगों के पास, ये कहाँ चाहिए, वो वाला नहीं है, ये तो उसका है। अच्छा, रिस्पॉन्स में यहाँ क्या आ रही थी, आईडी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, और की थी आईडी कोलन, और वही थी आईडी की वैल्यू 3 5 9 8 11 12 13 ऐसे करके कुछ थी ना। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, ये सीधा कर रहे हैं। तुम देखो जेसन में से जेसन डेटा और डॉट क्या लिखा, आईडी मिल गई, क्या आईडी। आईडी जिस वेरिएबल में रखा उसका नाम क्या रखा, यूजर आईडी। इस वेरिएबल के अंदर यूजर आईडी आई है, लेकिन ये वेरिएबल इसी के अंदर यूज होगा, इसके बाहर यूज नहीं होगा। हमें कहाँ यूज करना है, हमें तो दूसरी रिक्वेस्ट में यूज करना है ना भाई, भूल गए। हमें किसमें यूज करना है, गेट वाले में यूज करना है ना। तो देखो कितना समझदारी से, देखो बड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत डरो मत इससे। फिर लिखा गया पी, इसमें सब पीएम ही है, पोस्टमैन का ऑब्जेक्ट, पीएम डॉट इन्वायरमेंट।
तुम्हें 3 टाइप के वेरिएबल बताए गए ना, 3-4 टाइप के। ग्लोबल वेरिएबल था, एनवायरनमेंट वेरिएबल था, कलेक्शन वेरिएबल था, लोकल वेरिएबल था। इन्होंने क्या किया, pm डॉट एनवायरनमेंट डॉट सेट और वेरिएबल को दिया क्या, नाम दिया यूजर अंडरस्कोर आईडी, और वैल्यू वो डाली जो यूजर आईडी ये निकाले थे ना। बस इतना ही करना था इनको। इतना करने का फायदा ये मिलेगा जी कि जब ये पोस्ट रिक्वेस्ट चलेगी तो इसके बाद ये पोस्ट रिस्पांस वाली स्क्रिप्ट चलेगी, और वो जो आईडी आई होगी, आईडी को यूजर अंडरस्कोर आईडी नाम के वेरिएबल में क्या कर देगा, स्टोर हो जाएगा। और वो भी किस वेरिएबल में, एनवायरनमेंट। अगर हम यही लिख दें pm डॉट कलेक्शन वेरिएबल्स तो किसमें सेट हो जाएगा, कलेक्शन में। डॉट ग्लोबल कर दें तो तुमको बताया गया है ना, कलेक्शन के अंदर यूज होगा। एनवायरनमेंट सेट किया रहता है तब एनवायरनमेंट यूज होता है, और ग्लोबल कहीं भी यूज होता है ना। तो भाई तुम ही सोचो, तो वेरिएबल सेट हो जाएगा। अब तुम ही अपने केस को देखो, ये और ये दोनों लोग एक ही उसमें है कि नहीं। जैसे ये देखो और ये देखो, दोनों एक ही कलेक्शन में है कि नहीं है। हम कलेक्शन, इसने जो डेटा आईडी निकाली कलेक्शन वेरिएबल में डाल दिया, इसने कलेक्शन वेरिएबल से क्या किया, ये देखो डबल उठा लिया। बस यही दिमाग तो लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, चेनिंग वेनिंग कुछ नहीं, बस इतना ही है। रिक्वेस्ट होगा, रिस्पांस होगा, और बस इसी रिस्पांस, ये पोस्ट किसके अंदर जाना है, पोस्ट रिस्पांस के अंदर जाना है। वैल्यू क्या करनी है, उठानी है, और उठाने के बाद इसी वेरिएबल में डाल देना है, जिससे आगे वाले इसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। बात समझ में आ रही खूब अच्छे से अब। अच्छा, और क्या होगा पोस्ट रिस्पांस में, एक रिक्वेस्ट चलाते हैं तो रिस्पांस आता है ना। रिस्पांस गलत भाई हो सकता है, हम नहीं एरर ना आए, हम कह रहे हैं जी एरर ना आए, आ रहा है 200, लेकिन पोस्ट में रिक्वेस्ट में हम नाम दे रहे हैं अपना, तो वो सेव करके रिस्पांस में क्या देता है, आईडी और मेरा नाम की क्या नाम हम जोड़े हैं, और नाम दे रहा है तुम्हारा। अरे यार ये भूल रहे हो क्या, जरा देखो, एक ये पोस्ट वाला है, तो जब रिक्वेस्ट भेजते हो 200 आता है, तो बहुत जो चीज डाले थे वो सब भी रिस्पांस में आती है कि नहीं, ये बताता है यही डाले थे, यही आया है। अब हो सकता है रिक्वेस्ट में हम नाम भेजे राहुल, और रिस्पांस दे रहा है, आईडी तो दे रहा है, और रिस्पांस में कह रहा है कि हमने नाम डाला है क्या, हाँ संदीप। गलत हो गई बात ना यार, तो टेस्टिंग करोगे। अब एक तो है कि मैनुअल टेस्टिंग, आदमी आंख से पढ़ पढ़ के क्या करे, टेस्ट करे, मैच करे, सही है कि क्या है, गलत है। और यही है ऑटोमेशन भाई साहब, कि अगर स्क्रिप्ट के अंदर तुमको ये देखो, इसने किया भी है, किसी क्या इसका जो कोड है, देखो कोड याद क्या रखना पड़ेगा, पहले तो पीएम जान जाओ। वेरिएबल यूज करना है तो तुम भाई ऐसा थोड़ी ना याद रखना पड़ेगा, लेकिन क्या हर रिक्वेस्ट में अलग अलग आएगा, नहीं, 4-5 चीज याद रखनी पड़ेगी, है ना। और वही 5 चीज से 500 स्क्रिप्ट ऑटोमेट होंगी। जैसे देखो, अब देखो इसने क्या, अब जरा इसकी आईडी वाईडी सही करो, इसने देखो क्या किया है। ये जो pm डॉट एक्सपेक्ट, ये जो का डॉट इक्वल टू करके लिखा, ये मान के चलो चीजों को क्या करने के लिए, मैच करने। देखो क्या कर रहे हैं, pm डॉट एक्सपेक्ट जेसन डेटा डॉट आईडी टू इक्वल जो आईडी आई है, यहाँ पे क्या ईमेल, नेम, ये सब भी क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मतलब भैया पोस्ट रिस्पांस में क्या होगा, पोस्ट रिस्पांस में 2 काम किए जाएंगे, एक टेस्टिंग, एक क्या टेस्टिंग। हम लोग कैसे मैच करते थे, इफ एल्स लगा के ना, ये लोग मेथड बनाए हैं। एक्सपेक्ट
मतलब कह रहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं और उसके इक्वल होना चाहिए जो वहां से आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ से ये आना चाहिए, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये अगर उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा, भले रिस्पांस 200 आए, लेकिन रिक्वेस्ट को क्या बताएगा, फेल बताएगा और एरर में दिखाएगा उम्मीद इसकी किए थे, आया ये है। वहां भी तो यही करते थे, एक्सपेक्टेड एक्चुअल। भाई इनका ये ऐसा कोड है यार, बहुत याद नहीं करना है, समझ गए हो ना। कोई तुमसे पूछेगा तो कहोगे भैया अगर हाँ पोस्टमैन से ऑटोमेशन भी कहोगे तो कर देंगे, और सब इजीली नेट पे अवेलेबल है। एक को दो टो कर लोगे तो पकड़ लोगे ना। अब इसमें 20 वैल्यू वैलिडेट करनी हो, एक कम मेहनत लगेगी ना ये वाली लाइन सीखने में कि एक्सपेक्ट ऐसे ऐसे लिखना है यार। फिर तो वही कॉपी पेस्ट मार के चीजें क्या करोगे, चेंज करोगे ना। सर जैसे अगर हम पीएम डॉट एक्सपेक्ट करेंगे तो आगे अगर हम यही चीजें में चाहिए तो देगा इंस्ट्रक्शन। हाँ हाँ यार देगा देगा, देखो ये तो देखो देखो बता रहा है ना एक्सपेक्ट। अब इसमें बता रहा है कि प्रॉपर्टी भेजो, भेजा, फिर ये कहेगा तुमको भाई मेथड यहाँ पे अब आएगा, जिसे मेथड भाई पता होना चाहिए कि टू कॉल करना है, कौन कॉल करना है। इंस्ट्रक्शन ऐसे कैसे समझ पाओगे, इंस्ट्रक्शन में तो 100 सजेशन आएंगे, यही तो सीखना पड़ता है कि कौन सा ही। भाई यही हम लोग सीखते भी हैं, और नहीं आता तो 2 के लिए करके देखा तो वही 20 के लिए फिर क्या करना है, रिपीट करना है। तो पोस्ट रिस्पॉन्स का काम क्या है, रिस्पॉन्स के डेटा को मैच करना, और क्या है, रिस्पॉन्स के स्टेटस कोड को मैच करना, और क्या है पोस्ट रिस्पॉन्स का काम। अगर रिस्पॉन्स की वैल्यू किसी दूसरे रिक्वेस्ट में यूज होगी तो उसको वेरिएबल में डालना, जिससे दूसरा आगे वाला क्या करेगा, उठा लेगा। पोस्ट रिस्पॉन्स का भाई यही 3 काम है। स्टेटस कोड मैच करोगे, डेटा मैच करोगे, और अगर वैल्यू कहीं आगे चाहिए तो उस वैल्यू को क्या करोगे, हाँ स्टोर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब ये समझो, अब देखो तुम्हारे पास है, जरा उसका यूजर नेम पासवर्ड अपडेट करना, यूआरएल सही करो, और उसको अब देखो यार किसी ने बना के दिया है तुम लोगों को, ठीक है। फिर क्या है, एक और है प्री रिक्वेस्ट, नाम से लगता है प्री मतलब पहले, और रिक्वेस्ट ये तब चलेगा कब, रिक्वेस्ट के पहले। इसकी क्या जरूरत है जी, तुम ही अभी देखे हो, बताओ कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हो तो हर बार ईमेल आईडी अलग भेजनी पड़ती है कि नहीं, हर बार खुद से हाथ से डाल के डालते हो कि नहीं। अरे यार ये सब जुगाड़ इसमें कर दो, प्री रिक्वेस्ट के अंदर देखो इसने कर रखा है। अब ये देखो जावास्क्रिप्ट है, वैर तो पहचानने लगे आज से ना, जैसे स्ट्रिंग यहाँ लिखते थे, यहाँ सिंपली वैर मतलब वेरिएबल। अब एक क्लास है उसी में मैथ डॉट रेंडम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग टू, जो भी 3-5 लिखा है, इसका मतलब है कोई रेंडम नंबर आएगा। जब ये चलेगा तो क्या आएगा, रेंडम नंबर। मान लो आ गया क्या, मान लो आ गया 745, कभी आ गया 1274, मतलब हर बार क्या आएगा, अलग अलग। उसको वेरिएबल में इसने क्या किया है, स्टोर कर लिया। देखो ध्यान से, इसने नॉन स्टैटिक, इसने इन्वायरमेंट वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, लोग उसमें नहीं, इसने किस में स्टोर किया, लोकल में ना। और फिर देखो इस आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे सतीश लिख रहा है और प्लस रेंडम, तो हर बार कुछ अलग हो जाएगा ना। सतीश 1274, सतीश 745, सतीश 190, सतीश 75, सतीश 10,519, और प्लस @gmail.com। तो ये ईमेल आईडी हमेशा यूनिक होगी कि नहीं होगी। देखो इसने यही किया, यूजर ईमेल, ये इस वेरिएबल में जो ईमेल डाला है, इस वेरिएबल में उसमें सतीश जोड़ दिया, वो रेंडम जोड़ दिया, और gmail.com जोड़ दिया। तो हर बार ईमेल आईडी क्या हो गई, यूनिक हो गई कि नहीं हो गई, और ये वेरिएबल में है कि नहीं है। और देखो आगे भी कुछ कर रहा होगा, और फिर इस वैल्यू को
इसने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दिया, या तुम्हारा मन करे कलेक्शन वेरिएबल में सेट कर दो। और फिर ये समझदार आदमी क्या कर रहा होगा, जाके देखो प्री रिक्वेस्ट है, कब चलता है, रिक्वेस्ट भेजे जाने से पहले। पहले ये चलेगा, तब बॉडी लेके रिक्वेस्ट लेने जाएगा। और ये आदमी देखो क्या कर रहा होगा, नेम, ईमेल आईडी आ गया कि नहीं आ गया, यहां से बंदा कर रहा है। तो अब इसको ये टेंशन भी नहीं है, अब ये बिंदास चलाएगा और चलेगा। इसलिए जरा ध्यान से ठंडे दिमाग से देखो। फिर से कह रहे हैं यार, पेशेंस चाहिए, जल्दबाजी नहीं भाई, पेशेंस चाहिए। तुम्हारे पास बने हुए काम है, तुम एनालाइज नहीं कर सकते, नहीं बना रहे हो, एनालाइज कर लो तो भी वही सीख जाओ जो कोई करके सीखा। तुम्हारे लिए तो चीज़ें अब आसान है ना, तुम्हारे पास चीज़ें बनी बनाए। अब तुमको ये है प्रॉपर एनालिसिस करना है, चलाना है, रिजल्ट देखने हैं, ध्यान से एक चीज़ को पढ़ना भरी तो है। अब देखो तो बेहतरीन है कि नहीं ये प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स। और सही बात है, जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करो प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स का। पोस्टमैन से ही कोई एपीआई चाहो तो ऑटोमेट कर दो, बस दिमाग लगाओ तो खुद ही दिमाग काम करेगा यार। पता चला तुमको जाके बात इसी में था ना, टैग ऐड करो, टैग ऐड करने में ईमेल आईडी चाहिए, ये ईमेल वेरिएबल में डालोगे तो वहाँ यूज कर लोगे। अब वही है, एक बढ़िया सा एकदम बना दोगे, इसका इनको दे दोगे एकदम, और एक रूट प्लान कर दोगे एक। और यहीं पे एक ऑप्शन आता है भाई, कलेक्शन है नहीं ये, रन कलेक्शन। अब 100 होंगी, एक एक करके चलना शुरू होंगी, वो उसको दे रहा होगा, ऐसे ऐसे करके एकदम बढ़िया सेटिंग किया हो ना, एक बार की मेहनत। और जब तुमसे कहेंगे भैया एपीआई में चेंज हो क्या है, तुम कहते रुझा अभी हम देख लेते हैं कितने पानी में हो तुम लोग, तुम्हारा बना हुआ कलेक्शन है, चलेगा और बता देगा कि किसी और एग्जिस्टिंग एपीआई पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, नहीं भैया 100 के 100 सही से चल रहे हैं। ये तो जो पोस्टमैन से ऑटोमेशन करते हैं वो थोड़ी सी क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट। क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट। और वही इसी का यूज़ करते हैं प्री और पोस्ट का, और बाकी वो कुछ करते नहीं है। क्लियर है? अच्छा, कलेक्शन ये है ना, ये कलेक्शन है भाई, ये वो है। अच्छा, कलेक्शन में भी स्क्रिप्ट है, प्री रिक्वेस्ट पोस्ट। इसका क्या मतलब हुआ भाई, कलेक्शन से पहले ये चलेगा और कलेक्शन के बाद ये चलेगा। चलो अभी, लेकिन मेन ये है, तो तुम समझ गए ना। अगर आज मजबूरी पड़ी जाए, एक एप्लीकेशन ऑटोमेट करना ही हो जाए और कहे नहीं भाई कोई सामने वाला आदमी कि नहीं जी पोस्टमैन से ही ऑटोमेशन करना है, दूसरा कोई टूल उठाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे मैनुअल करो और इसी पे ऑटोमेट करो, तो तुम कर सकते हो, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं चाहिए। बाकी तो वही है, इसीलिए तो कह रहे हैं 4-6 तो कर लोगे या 8-10 तो ढंग से देख लोगे, 2-4-6 में अपने हिसाब से चेंज करके अपने हिसाब से कर लोगे, तो ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा यार कोई भी आएगा ऐसे ही होगा। यही सब तो कर रहे होगे कि भाई रिस्पॉन्स डेटा सही आया कि नहीं, उनका स्टेटस कोड सही है कि नहीं, फलनवा सही है कि नहीं, ये वैल्यू यहाँ से वहाँ चला जाए, वो लोग उनको यूज कर लें। तो भाई 3-5 जोड़ने का तो काम किया है, और क्या किया। क्लियर है अब? तो भाई पोस्टमैन के वेरिएबल्स पे एक नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। और थोड़ा ये प्री और पोस्ट को बना हुआ है यार, देखिए थोड़ा अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करिए, जो रिजल्ट आए वो देखिए। तो पोस्टमैन आपका क्या है, कंप्लीट है। पोस्टमैन क्या है आपका, कंप्लीट है। और इंटरव्यू में हर जगह, बहुत जगह इसकी क्या होती है, डिमांड होती है भाई कि पोस्टमैन, ठीक है। क्लियर रहेगा? इसके बाद अब ये तो हो गया, लेकिन हाँ, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, जावास्क्रिप्ट। हम लोग जनरली ऑटोमेशन किस में करते हैं, सेलेनियम जावा से। हम लोग को क्या आती है, जावा। क्या नहीं आती है, जावास्क्रिप्ट। तो हमसे कोई कहता है कि जी लो जी ऑटोमेट करो एक एप्लीकेशन, तो हम लोग से कहा जाता है भैया अब 2 रास्ते। कोई कहेगा पोस्टमैन पे ऑटोमेट करो,
तो हम कहेंगे यार थोड़ा हमको जावास्क्रिप्ट सीखने का टाइम दो, हम तो ज़िंदगी भर से किस पे काम करते आए, जावा पे। अब टीम में 5 आदमी हैं काम करना है उनको, तो पांचों कहेंगे भैया हमें सीखने को क्या चाहिए, समय चाहिए। अब सब ने 15-15 दिन मांगा, मान लो 10-10 दिन सीखने में लगाया, 10 वर्किंग डेज, तो यार बताओ एक आदमी को कितना लगा, 10-8-80 घंटा, 15 आदमी कितना हो गया 1200, और 5 आदमी कितना हो गया 400 घंटा। हाँ, और मान लो ये लोग काम कर रहे हैं जिस क्लाइंट के लिए उसकी बिलिंग $25 पर आवर है, तो 400 गुणे 25 करो कितना हो गया 10,000। $10,000 मतलब कितना, 8 लाख रुपए। 8 लाख का फटका लगा ना क्लाइंट को। भाई पोस्टमैन पे करना है तो हम लोग कहेंगे भाई हमको नहीं आता तो हम सीखेंगे ना, 10 दिन हमें चाहिए, 5 लोग हैं 10-10 दिन मांग रहे हैं तो एक आदमी का 80 घंटा गया, 5 आदमी का 400 घंटा गया, एक आदमी की बिलिंग $25 की थी, तो कितना हो गया भाई $10,000 रुपए में कन्वर्ट किए, 8.5 लाख रुपए, है ना। सीखने की भी तो कॉस्ट आएगी, आखिर हम चले जाएं, अब हमसे कहोगे ये पढ़ो, कंपनी कहेगी तो हम क्या कहेगी, तो ऐसे थोड़े पैसा नहीं देगी, तो हमको भैया पढ़वाओ चाहे लिखवाओ चाहे काम करवाओ, तुम्हारी मर्जी, हम तो पैसा चाहिए ही चाहिए। मेरी कंपनी भी है, क्लाइंट को बिल करेगी ही करेगी। क्लियर है ये। इसीलिए हम लोग जब ऑटोमेशन करने की कई बार आती है, वैसे भी क्लाइंट भी समझदार होते हैं, वही कहते हैं जब जावा स्लेनिंग पे काम कर रहे हो, हम लोग कह देते हैं हमको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो वो नहीं कहता कि इस पे काम करो, पोस्टमैन से ऑटोमेशन करो, कहता है काम करो जी, जावा आती है ना, एक टूल उठा लो रेस्ट एश्योर्ड, क्या नाम है, रेस्ट एश्योर्ड, उसके थ्रू करो, तो भैया वो जावा पे चलता है, तो हमको जावा सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे सेलेनियम की लाइब्रेरी है वैसे रेस्ट एश्योर्ड की लाइब्रेरी है, हमने देखी पढ़ी और काम करना क्या किया, चालू किया। भाई देखो यहाँ भी हमें पोस्टमैन PM डॉट कलेक्शन फलेक्शन सीखना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ हमें पोस्टमैन भी सीखना पड़ा, जावास्क्रिप्ट भी सीखनी पड़ी। वहाँ हमें जावा तो नहीं सीखनी पड़ेगी, वो तो आती है हमें, क्योंकि सेलेनियम के पे हमको यूज करते हैं, बस हमें सीखना पड़ेगा क्या, वो टूल जिसका नाम क्या है, रेस्ट एश्योर्ड। इसी वजह से कंपनियां जहां भी जाके देखोगे मैक्सिमम ऑटोमेशन किस पे होगा, रेस्ट एश्योर्ड पे मिलेगा तुमको, पोस्टमैन पे नहीं मिलेगा। लेकिन अब तुमको आइडिया है पोस्टमैन पे भी कर सकते हो, है ना, क्लियर है। तो अब बताओ और कोई कंफ्यूजन, अब API को लेके क्लियर हो, एकदम होना चाहिए भाई। स्टेटस कोड वो याद कर लेना, हम बता दिए थे, कुछ और एक्स्ट्रा ना, जैसे 429 बताए थे, एक 409 है, 409 429, ऐसे ऐसे 2-3 और जो है काम, वो तो ये स्टेटस कोड याद रखो, ये दिमाग में रखो, वेरिएबल्स याद रखो। API चेनिंग पूछेगा, चेनिंग किए हो, कहोगे हाँ यार एकदम किए। पूछेगा API चेनिंग क्या है, कहा ना कि एक रिस्पांस का डेटा दूसरे रिक्वेस्ट में तीसरे रिक्वेस्ट में यूज करना। अब कई बार ऐसा होगा, हम लोग अपना बताएं अपने कंपनी का, तो उसमें पहले हम लोग बनाते करते थे लॉगिन करने के बाद बनाते थे कैंपेन क्रिएट करने के बाद बनाते थे क्या, अकाउंट। तो जब अकाउंट बनाते थे तो अकाउंट के अंदर कैंपेन ID इस्तेमाल करते थे। फिर बनाते थे अपॉर्चुनिटी के अंदर इस्तेमाल करते थे क्या मालूम है, अकाउंट ID, ठीक है, अकाउंट ID और कैंपेन ID दोनों। फिर करते थे अकाउंट ID के अपॉर्चुनिटी बनाने के बाद करते थे, फिर क्रिएट करते थे क्या, पेमेंट, और पेमेंट में यूज होती थी क्या, वो अकाउंट ID। तो देखो ना इसकी वैल्यू उसको वो कर रहे हैं, तो यही ऐसा हम लोग दिमाग लगा के बनाते थे कि इसका रिस्पांस उसमें सेट कर देते थे। चेनिंग, यही कंसेप्ट है क्या, API चेनिंग। अच्छा, उसने कुछ डॉक्यूमेंट भी तो शेयर किया है पोस्टमैन के ऊपर, तो जरा देखो यार उसको। और एक चीज़ फिर से हम कहेंगे, हमेशा किसी चीज़ को री इन्वेंट करने की, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें हो रखी हैं तो उसे और अच्छा करो ना। अरे उसमें ऐसे ही काम थोड़ी ना कर लोगे, बिना समझे काम कर लोगे। किसी चीज़ को एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, उसमें और अच्छा करोगे, उसको मॉडिफाई करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे, तो पहले पुरानी चीज़ समझोगे तब तो करोगे ना। अब पता चला 20 चीज़ हो रखी हैं, तुम कहो नहीं हम फिर से बनाएंगे, और 10-5 बनाते बनाते बोर हो गए, बंद कर दिए। तो जहाँ तक हो रखा था उसके भी आगे नहीं बढ़ पाए ना।
तो ये चीज़ एक सीखो यार, हम लोग अपनी कंपनी में करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई मतलब जो चीज़ है मेरे पास तो हम क्यों दोबारा करें। हम उसको क्या करते हैं, यूपी से मेरे कंपनी में गए, हमें फ्रेमवर्क बनाना है, उसने दे दिया कि ये पहले से बने हुए 3 प्रोजेक्ट में ये चल रहे हैं, तो अब हम क्या करें, सारा मेथड खुद लिखें ना, पहले उनका लेके जितना यूज कर पाएंगे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, बाकी फिर उसमें अपने हिसाब से जोड़ेंगे। उसके लिए भी उतनी ही समझदारी चाहिए। उसमें नया जोड़ के नया कुछ करने के लिए पुराना समझोगे तभी तो उसको जोड़ोगे और तभी तो चलाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि हमको नया आया पुराना नहीं आया। तो ये भी है कि किसी चीज़ को दोबारा री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जहाँ से है अगर मिल रही है उसे आगे बढ़ाओ, उसे और एक्सटेंड करो, उसको और बेहतर करने में देखो। बेहतर करने के बारे में सोचोगे तो पहले तुम्हें उसे समझना पड़ेगा, उसी कमियां ढूंढनी पड़ेगी, तब तो बेहतर करने के बारे में सोचोगे। अब कैसे कमियां ढूंढोगे, जब उसको समझोगे तब ना, तब तो तुम समझ ही गए, उतना आ ही गया तुमको, है ना। और जो बेहतर करने के लिए करोगे वो एक्स्ट्रा होगा, तब तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी ना। अब वही हर चीज तुम भी कहोगे नहीं हम भी एक से करेंगे, तब तो तुम अपना क्या करोगे, टाइम खराब करोगे, और हो सकता है आगे तक करने से पहले ही छोड़ दो चीजें, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, तो अब भाई उसको नोट्स लेना है, थोड़ा उसको मॉडिफाई करिए आप लोग। चीज़ें पता चली हैं आप लोगों को भी ना, तो आप लोग अपने हिसाब से ज़रा देखिए, सोचिए, और उस नोट्स को थोड़ा मॉडिफाई करिए। मेरे ख्याल से 7-8 पेज तो उसने खुद ही लिख दिए हैं। हाँ 8 पेज हैं। अगर हो सकता है तुम्हारे हिसाब से लगता है, राहुल तुम भी देखो 2-4 चीज़ें और जोड़ने को, 6 चीज़ें जोड़ के जो देखा हो सकता है कोई चीज़ ना हो। और ये मत सोचो नहीं है तो जरूरी नहीं है, तुम जोड़ दो, फिर हो गया 10-12-15 पेज की। तो ये अच्छा रहेगा ना कि जब कभी तुमको इंटरव्यू देना है, कभी भी एपीआई के बारे में देखना है, तो एक बार 15 पेज अगर खुद से लिख के या पहले पढ़ के फिर उसमें चीज़ें जोड़े हो तो समझ लो तुम्हारा ही है वो। और कोई कहेगा तो तुमको हाफ एन आवर मुश्किल से लगेगा, एक बार निगाह डालोगे तुम्हें सब याद आ जाएगा। यही नोट्स की वो होती है, खूबी होती है ना। तो जरा उससे गो थ्रू करो, और इसमें कुछ भी लगता है और जरा इसको जरा ये 2-4 पे ट्राई करो। जैसे इसने कर रखा है ना, बना रखा है एक रिक्वेस्ट के रिस्पांस को, जरा तुम भी 2-4 में क्या करो, वो चीज़ें चेंज करके देखो, थोड़ा आए रिजल्ट देखो, सबको चला के देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर चलो कल चैलेंजेस पे बात करते हैं, और फिर इसका ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं एपीआई का। और वो फ्रेमवर्क का क्या हाल है यूआई वाले का, उसको भी देखो भाई, उसको बोल मत जाओ। अब आगे देखो यूज करेंगे क्या, अब टेस्टेंजी करना था तुम लोगों का आई थिंक। तो जब टेस्टेंजी करेंगे तो टेस्टेंजी जो होगा उसमें भी वही टेस्टेंजी वहाँ भी यूज होगा, सेलेनियम के साथ भी फ्रेमवर्क में। और ये अभी जो रेस्ट एश्योर्ड का ऑटोमेशन करेंगे वहाँ भी यूज होगा, वो कॉमन होगा। टेस्टेंजी कॉमन है, टेस्टेंजी को हम यूज 2 जगह करेंगे, जो वेब का ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बना रहे हैं उसमें भी, और जो एपीआई का ऑटोमेशन करेंगे उसमें। ठीक है, वो कॉमन चीज होगी। तो ये पढ़ते ही हमारे पास रेस्ट एश्योर्ड पढ़ते ही हम लोग एपीआई ऑटोमेशन, वेब ऑटोमेशन और फ्रेमवर्क इन सब में कंफर्टेबल रहेंगे। चलो इसका भी प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाएंगे एपीआई का भी, और प्लस टेस्टेंजी तो दोनों में कॉमन है, मैवेल दोनों में कॉमन है, बाकी सब दोनों में क्या है कॉमन है, सब एक ही बार करना। तो हमारा वेब भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा एपीआई भी हो जाएगा। और एक चीज हम लोग और करेंगे जल्दी ही, प्लेराइट, उसमें हम जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाएंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट। और प्लेराइट पे भी हमको फोकस करना है, क्योंकि प्लेराइट पे भी